Good evening, all of you. So this is the fourth lecture in Newton's laws of motion. लास्ट क्लास में हम लोग ने अपरेंट वेट के बारे में बातचीत शुरू की थी. अपरेंट वेट इज एक्चुअली मेजर्ड वेट. मेजर्ड वेट इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन. वेइंग मशीन दो टाइप की होती हैं. एक स्प्रिंग बैलेंस, जहाँ पे हम चीज़ों को सस्पेंड करते हैं और स्प्रिंग में टेंशन आता है, तो जो रीडिंग होती है वो टेंशन के करस्पॉन्डिंग होती है. दूसरी जो वेइंग मशीन होती है जो प्लेटफॉर्म टाइप की होती है, जिसपे हम कोई लोड रखते हैं. एक्चुअली वो जो है उसको क्या करता है, प्रेस करता है. प्रेस वर्ड जो है नॉर्मल रिएक्शन की तरफ जाता है. तो जो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन होती है वो नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग होती है कि हम उस प्लेटफॉर्म को, यानी वेइंग मशीन का जो प्लेटफॉर्म है उसको कितना प्रेस कर रहे हैं, या वेइंग मशीन का प्लेटफॉर्म हमको कितना प्रेस कर रहा है. तो वो नॉर्मल है. तो जो सिंपल स्केल जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर के क्लिनिक में होता है या नॉर्मली ग्रोसरी शॉप पे भी इस तरीके का है ना रहता है, जहाँ पे हम सामान जो वे कर सकते हैं. तो दैट गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल. ये हमारी सिंपल स्केल है. और बाकी स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको समझा दिया. दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं. हमारे जो लॉज ऑफ मोशन में जो टर्म इस्तेमाल किए गए, नॉर्मल और टेंशन, तो जो रीडिंग है वो उनके टर्म्स में आएगी. तो क्योंकि हम नॉर्मल फोर्स पहचानते हैं, टेंशन फोर्स पहचानते हैं, तो अपरेंट वेट इज मेजर्ड वेट, दैट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन. और मैंने ये बताया कि अगर हम लोग एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के अंदर अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है या एक्सेलरेटिंग नहीं है, तो है ना. अगर इसको क्विकली मैं अगर आपको बता दूं कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट जो है रेस्ट में है, तो जो उस पर ब्लॉक रखा गया है वेइंग मशीन पे वो भी रेस्ट में होगा. रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम. तो फोर्सेस क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए. तो सबसे पहला फोर्स इस पर काम करेगा mg नीचे की तरफ, और वेइंग मशीन इसको देगा नॉर्मल, और जो वेइंग मशीन नॉर्मल देगा वही वेइंग मशीन की रीडिंग है. तो इस तरीके से n बराबर mg आ जाएगा, और आप कहोगे कि हमारा जो अपरेंट वेट है यानी जो रीडिंग है वो हमारे ट्रू वेट के बराबर है. यस. और मैंने आपको बताया था कि ये रीडिंग जो है वो न्यूटन में आनी चाहिए, लेकिन उस वेइंग मशीन को कैलिब्रेट किया जाता है कि वो न्यूटन को कन्वर्ट कर दे किलोग्राम में, और न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको जी से डिवाइड कर देना है, और अगर किलोग्राम से न्यूटन में लाना है तो जी से मल्टीप्लाई कर देना है. अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड है सपोज ऊपर की तरफ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो है दैट इज ओनली वैलिड इन ग्राउंड फ्रेम. लेट मी टेल यू दिस वर्ड, और आगे इसको हम क्लैरिफाई करेंगे. तो अगर कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जब ये लिफ्ट चल रही होगी तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, लेकिन हम उस ऑब्जर्वर को अभी इजाज़त नहीं देंगे कि तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो. ग्राउंड ऑब्जर्वर लिखेगा. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट ऊपर को एक्सेलेटेड है तो ब्लॉक भी ऊपर को एक्सेलेटेड है. इस ब्लॉक पे दो फोर्स काम करेंगे, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ. और इस बार n बराबर mg नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेटेड है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होना चाहिए. इस तरीके से अब ब्लॉक की इक्वेशन आएगी n माइनस mg इज इक्वल टू ma, और यहाँ से आएगा n बराबर mg प्लस ma. n बराबर m कॉमन कर लूँगा g प्लस a. इस g प्लस a को मैंने जनरलाइज करने की कोशिश किया. पहली बात है कि जो अपरेंट वेट है इस बार जो रीडिंग है वो ट्रू वेट के बराबर नहीं, वो ट्रू वेट से ज़्यादा है. ठीक है ना. इस तरीके की फीलिंग हम लोग लिफ्ट के अंदर या नुमाइश में, झूले में महसूस कर सकते हैं. कभी हमारा वेट लगता है ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है. लोगों को उल्टी उल्टी हो जाती है. इस तरीके से आपने देखा होगा. तो वो है ना, एकदम से बॉडी उसको समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है. रीडिंग इज़ मोर देन mg. ट्रू वेट से ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है. ये जो टर्म g प्लस है इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको जनरलाइज करने में इसको बोल रहे हैं कि इस टर्म को हम लोग g इफेक्टिव बोलते हैं. एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेटिव g. g इफेक्टिव इज वेक्टर g माइनस वेक्टर a, है ना. वेक्टर g माइनस वेक्टर है, तो माइनस साइन के साथ जो डेफिनेशन होती है वो रिलेटिव टाइप की होती है. तो जब आपका g नीचे है और a ऊपर है तो रिलेटिव में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. और अगर आपकी लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलेरेट होगी तो जाहिर सी बात है g भी नीचे, a भी नीचे, और रिलेटिव में वहाँ पे g माइनस a आ जाएगा. तो
बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पे लिफ्ट है, चाहे कोई भी मूविंग व्हीकल है, जैसे एक्सेलरेटिंग व्हीकल है, तो अगर जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है और उसके अंदर हम कोई फेनामेना देख रहे हैं, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है और हम उसके अंदर कोई फेनामेना देख रहे हैं, वहाँ पे जी आता है कहीं, तो फिर जब वो एक्सेलरेट कर रही होगी तो वहाँ पे आप सिंपली सोचो कि उसी फेनामेना में अब वहाँ पे जी की जगह जी इफेक्टिव का इस्तेमाल होगा, और जी इफेक्टिव की जनरल डेफिनेशन है वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए। वन डायमेंशन में जैसे रिलेटिव होता है सिंपली जी प्लस ए हो जाएगा या जी माइनस हो जाएगा। अगर टू डायमेंशनल होगा तो इसको प्रॉपर्ली हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, अभी सिंपली वन डायमेंशन में जी भी नीचे, जी नीचे, ए ऊपर, अपोजिट में जी प्लस ए, जी भी नीचे ए भी नीचे, माइनस, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव में माइनस हो जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो आप उसकी क्वेश्चन लिखिएगा, आपको आ जाएगा n बराबर एम जी माइनस एम ए। इस बार आपकी रीडिंग जो होगी वो ट्रू वेट से कम होगी। और यहाँ पे आपसे भी पूछा सकता है कि जो रीडिंग हो कितनी ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज कितनी कम है। तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज ये हमारा ओरिजिनल है, ये फाइनल जो आ रहा है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसी में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए जो n बराबर हमने एम जी माइनस एम ए किया और हमने कहा कि लिफ्ट अगर नीचे को, अब कंटिन्यू कर रहे हैं इसी में, है ना, हमारा यहीं से कंटिन्यूशन हो रहा है। अगर लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हो और वेइंग मशीन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हो, तो हमने ये कहा कि जो रीडिंग आएगी वो लेस देन जो है वेट आएगी, यानी हमारा वेट हमको कम महसूस होगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। अब इसमें स्पेशल केस ये बनता है कि अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए और ये माना जाए कि लिफ्ट जो है वो एक तरीके से फ्री फॉल करने लग जाए, तो अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही तो लिफ्ट का खुद का अपना एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिफ्ट का अपना खुद का एक्सेलेरेशन फ्री फॉल में जी हो जाएगा, तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट इटसेल्फ विल बी इक्वल टू जी। और जब एम जी माइनस एम जी करेंगे तो जीरो आएगा, और n जीरो का मतलब है कि बेसिकली रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज जीरो, यानी आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और आपको रीडिंग जीरो दिखाई देगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। समझ गए बात को? वी फील, और ये वेटलेसनेस हम लिफ्ट के अंदर देख सकते हैं, गॉड फॉरबिड अगर लिफ्ट फ्री फॉल करे हो उसके अंदर हो, नहीं तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन सैटेलाइट के अंदर भी महसूस की जाती है, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा या मैं बताऊंगा कि जो सैटेलाइट होता है वो भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ये नहीं होता खाली वो वर्टिकली गिर रही हो। फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है कि उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो हम ग्रेविटी वाली बात यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सैटेलाइट के अंदर भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। अगर आप वहाँ पे कोई किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ या स्प्रिंग बैलेंस पे लटक जाओ तो उसकी रीडिंग जीरो आएगी। तो हम सैटेलाइट के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अब इसमें एक और स्पेशल केस है कि अगर ये जो लिफ्ट है, आपने बोला कि इसकी केबल टूट गई और ये वो नीचे की तरफ ए बराबर जी से जा रहा था। अब मान लो कोई आप ऐसी मशीन लगा दो जिसके चलते ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे मोर देन जी से। यहाँ पे वेइंग मशीन पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है, अब अगर आप एक्सेलरेट करोगे लिफ्ट को मोर देन जी से, तो इस वाले फार्मूले में जो फार्मूला आपका n बराबर एम जी माइनस एम ए है, तो जब n बराबर एम जी माइनस एम ए माइनस तभी आया था जब नीचे एक्सेलरेट करी थी। अब a जो है वो g से बड़ा हो जाए, a जो है g से बड़ा हो जाए तो n क्या आएगा, निगेटिव। n निगेटिव क्या शो करेगा यार, निगेटिव n कोई चीज़ नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव n। जीरो n हो सकता है, कॉन्टेक्ट छूटने वाला है। तो बेसिकली n निगेटिव का मतलब डजेंट एग्जिस्ट का मतलब नॉर्मल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रहा का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ब्लॉक जो है वो जो लिफ्ट है, सॉरी जो ब्लॉक है, जो वेइंग मशीन अगर जो है फिक्स्ड है लिफ्ट में, या वेइंग मशीन को हटा दो, खाली फ्लोर पे रखा था, तो बेसिकली क्या होगा, द ब्लॉक विल
will leave the platform and will come in air। एक्चुअली ये ऊपर उठ जाएगा। आप इसको इस तरीके से देख कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, वो ऊपर हो जाएगा। रिलेटिव आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। जैसे ही ब्लॉक हवा में आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। जैसे ये ब्लॉक हवा में आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन जो है वो g हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब उसका कांटेक्ट छूट चुका है, वो हवा में है, तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा mg नीचे की तरफ, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन होगा g। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन of the block with respect to ground? That is g downward. What is the acceleration of the lift with respect to ground? A downward. What is the acceleration of the block with respect to lift? It should be acceleration of the block with respect to ground minus acceleration of lift with respect to ground. Downward को plus मानो। What is the acceleration of the block with respect to ground? g माइनस साइन डेफिनेशन का। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ए डाउनवर्ड। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो ए है वो मोर देन जी है, तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में आ जाएगा माइनस साइन। जब हमने डाउनवर्ड को प्लस माना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में माइनस साइन क्या शो करेगा कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ऊपर को चला जाएगा। वो वेइंग मशीन को, या अगर वो फ्लोर पे रखा था उसको छोड़ देगा, वो हवा में आ जाएगा। जब वो हवा में है, जब तक वो हवा में है, तो उस पर एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिर्फ जी काम करेगा। ये और बात है कि जाके वो छत से टकरा जाए, और टकराने की कहानी हमारी नहीं है। जब वो छोड़ रहा है और वो हवा में है तब हम बात कर रहे हैं। जब हवा में है तो उस पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन काम करेगा सिर्फ जी। ये बात और क्लियर हो जाएगी आगे के डिस्कशन में, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में सोचिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ मैंने समझा भी दिया है पूरी बात, और मैंने ये भी बता दिया कि अगर हम लोग वेइंग मशीन जो है, जो सिंपल वेइंग मशीन है जिसपे हम लोग लोड प्रेस करते हैं, के बजाय अगर हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करें, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन भी उसी तरीके के होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में 27 से लेकर 34, कम से कम यहाँ पे 6-7 सवाल, और एक्सरसाइज 2 में 7 से लेकर 11, 4-5 सवाल। तो हम इनमें से 1-2 सवाल पहले लेते हैं एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में, और फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप इन सब चीज़ों को देख लो। ये लास्ट क्लास में यहाँ पे ख़त्म किया था, और अब यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसको रिलेटिव समझने की कोशिश करो। और जब पार्टिकल हवा में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस पर सिर्फ mg फोर्स काम कर रहा है। और जब सिर्फ mg फोर्स काम करेगा तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा यार? सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो बॉडी किसी कांटेक्ट में होती है तो mg भी है, नॉर्मल भी है, फलाना भी है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसका नेट एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। समझ गए? और मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें रिलेटिव मेथड से। ओके, देखिए ये एक्सरसाइज 1 है। 27, 28, 29 मेनी क्वेश्चंस। आप देखिए, बॉय हुज मास इज 50 kg, मास के टर्म्स में बोल सकते हैं। स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, है ना, स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, वो उसके अंदर भी स्प्रिंग होती है, जिस पर हम स्टैंड होते हैं उसके अंदर भी स्प्रिंग होती होगी, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। स्प्रिंग बैलेंस में हम लटक सकते हैं, और जो सिंपल स्केल उस पर हम खड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी स्प्रिंग है, और हमारे प्रेस करने की वजह से स्प्रिंग में जो भी जिस तरीके का चेंजेस आता होगा, उसमें हमने कांटा लगा रखा है, इंडिकेटर, वो घूमता होगा। तो अंदर का कंस्ट्रक्शन हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ए बॉय हुज मास इज 50 kg, वो उसका ट्रू वेट है मास के टर्म्स में। ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट, द लिफ्ट starts to ascend with an acceleration of 2 meter per second square. The lift starts to ascend with an acceleration of 2 meter per second square. ascend का मतलब ऊपर, ऊपर क्या बताता है? ऊपर जब एक्सेलरेट करेगा तो क्या आएगा? g प्लस a. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन? और आपको रीडिंग को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करके बताना है, तो आपकी रीडिंग आनी चाहिए n बराबर m
जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, तो ये हो गया आपका 50, जी प्लस ए आ जाएगा 12, ये आएगा जो आप न्यूटन में, लेकिन आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो वापस आपको जी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 10, 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया 12 5 60, आपकी रीडिंग आएगी 60 kg। न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको जी से डिवाइड करना है, इफेक्टिव जी से नहीं करना है। इफेक्टिव जी से करोगे फिर तो बचेगा क्या, फिर तो सेम आ जाएगा। A boy whose mass is 50 kg stands on a spring balance inside a lift, है ना, स्प्रिंग बैलेंस हो, सिंपल स्केल है, उस पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो जो रीडिंग होगी दैट विल बी एम जी एम टाइम्स जी प्लस ए, जी प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, जी की वैल्यू 10 यूज कर रहे हैं और एम की वैल्यू 50, लेकिन हमको बताना है आंसर किलोग्राम में, तो जी से डिवाइड करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। यू टेक एनी अदर। नेक्स्ट वन, इफ द रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली, मैंने बताया आपको अगर लिफ्ट की जो रोप है जो ना वो टूट जाए तो क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल करने लगेगी, और अगर उसके अंदर हम लोग वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो रीडिंग क्या आएगी भैया, the reading of the weighing machine, the tension exerted by the surface of the lift the tension exerted by the surface of the lift, acceleration if the rope of lift breaks suddenly, the tension exerted, टेंशन नहीं नॉर्मल एक्सर्ट करेगा यार, क्या उल्टे सीधे वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, टेंशन एक्सर्टेड विल बी 0 भाई। A is the acceleration of the lift, एक्चुअली A जो है वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, जब लिफ्ट रोप ऑफ द लिफ्ट ब्रेक हो जाएगी तो अगर उसको मानने की फ्री फॉल कर रहा है तो आंसर 0 आएगा, नहीं तो फिर वो M G माइनस ए आएगा। हो सकता है कि कुछ फ्रिक्शन वगैरह की वजह से धीरे धीरे आ रही हो नीचे, तो ये क्लैरिटी नहीं है ना, तो या 3 होगा ये तो 4 होगा, ज़्यादा चांस 4 का ही है, चेक कर लेंगे आंसर, ठीक है। 29, अब देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, द अपरेंट वेट 29, द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज ट्रेवलिंग अपवर्ड, मैं समझता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए, यू कैन ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 2 इसी में है, ठीक है, एक्सरसाइज 2 इसी में है। ये तो कौन से क्वेश्चन थे, 37 के आसपास। देखिए एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9 समथिंग लाइक दैट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर, if the tension in the cable supporting an elevator is equal to weight of the elevator may be going up with increasing speed, going down with increasing speed, going up with uniform speed, going down with uniform speed। ये अपरेंट वेट पे नहीं बेस्ड है, ये डायरेक्टली इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी पूरी की पूरी लिफ्ट है। देखिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो ट्रैक है जिस पे लिफ्ट चल रही है वो फ्रिक्शनलेस है। अब ये केबल है और इसमें टेंशन है, जाहिर सी बात है, और ये पूरी लिफ्ट का वेट है। तो अगर टेंशन वेट के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, 0।
अगर लिफ्ट को वाकई ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करना होगा तो जो टेंशन केबल में होगा वो वेट से बड़ा होगा, समझ गए ना। और अगर लिफ्ट को नीचे एक्सेलेरेट करना होगा तो फिर टेंशन कम हो जाएगी, समझ गए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो टेंशन और वेट के बराबर है, तो अगर टेंशन वेट के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या हो सकता है, इट मे बी गोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड अपवर्ड जाए, चाहे इट इज गोइंग डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सी और डी में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। If the tension in the cable of 1000 kg elevator if the tension in the cable of 1000 kg elevator is 1000 kg weight फिर वही कहानी है, जो टेंशन है वो if the tension in the cable of 1000 kg elevator उसका 1000 kg मास है और टेंशन भी 1000 kg वेट है, यानी कि उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किलोग्राम वेट कहते हैं, है ना। न्यूटन जब जो चीज़ किलोग्राम में दी हो उसको आप, है ना, फोर्स की एक यूनिट होती है किलोग्राम वेट तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम वेट, तो किलोग्राम वेट का मतलब फोर्स की तरफ इशारा है, तो जाहिर सी बात है। तो ये भी तो आपने मास खाली बोला, इसमें तो mg आएगा, तो फिर वही कहानी सेम टू सेम है, यानी टेंशन जो है वो वेट के ही बराबर है। तो क्या हो सकता है, मे बी एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो गए। अपरेंट वेट वाला क्वेश्चन देखो ये वाला है, फिर से इसी टाइप के सारे हैं, आप जो चाहे कर लो, समझे ना। 9th देख लो, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg वेज 4.8 kg व्हेन सस्पेंडेड इन ए मूविंग लिफ्ट। तो जाहिर सी बात है उसका वेट देखो दोनों ही किलोग्राम में, रियल भी और अपरेंट भी, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वेट उसका बढ़ के आ रहा तो लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड होगी या नीचे की तरफ। n बराबर m टाइम्स g प्लस ए। जी प्लस ए कब आता है, जब ऊपर की तरफ एक्सीलरेटेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि द लिफ्ट भी इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट, डेफिनेटली अपवर्ड वाला ऑप्शन आपका होगा, डाउनवर्ड वाला कैंसिल कर दीजिए, अपवर्ड वाला आ गया। अब यहाँ पे जो है 1.96 आ रहा, 9.8 आ रहा, तो g की वैल्यू हम लोग 9.8 यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपकी रीडिंग आ रही है जो आपकी रीडिंग आ रही है 4.8 kg, तो अगर मुझे उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लूँ तो रीडिंग आ जाएगी 4.8 g, सही बात है ना। मैं उसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट कर लूँ तो वो 4.8 g हो जाएगी, बराबर m ओरिजिनल मास कितना है 4, फिर से g कितना 9.8 प्लस a, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको पहले 4 से तो पहले डिवाइड कर ही दो, ये हो गया कितना 1.2 g, है ना 1.2 g, तो ये खत्म हो गया मामला। तो अब a बराबर कितना आ गया, यहाँ बचा 1.2 g और ये खुद g है ना, या g से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.8 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो, चलो बाद में कर देना, तो ये g है। अब आपको इक्वेशन आ गई 1.2 g बराबर g प्लस a, तो a बराबर आ गया बेसिकली कितना 0.2 g, सही बात है 0.2 g। अब बोलना आसान हो गया, तो 0.2 g इज 9.8, ये हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 2 8 16 19.6 1.96। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मैं सही कर रहा हूँ, ये अपवर्ड। तो इस तरीके से आप देखिए ज़रा सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 11 देखिए, ठीक है। और बाकी ये तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं, है ना। नीचे mg काम करेगा, टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, 2 कंपोनेंट ऊपर जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो वर्टिकल वाले हैं वो mg से बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बैलेंसिंग वाले हैं, ठीक। तो ये आपका अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट हो गया, और आप तसल्ली से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और दिक्कत आती है तो बैठे हैं दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग का ये पुली प्रॉब्लम भी हमने कर लिया था,
और ये अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ नई बात सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट के बाद अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, है ना, सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। तो देखिए सूडो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सूडो वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सूडो फोर्स का मीनिंग होता है इमेजिनरी। कहाँ लिखा मैंने? सूडो फोर्स का मीनिंग होता है इमेजिनरी, फिक्टिशियस। हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा है ना, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। ठीक, तो रियल में कोई चीज़ है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, हमें ऐसा लग रहा है, सिर्फ वो एक फॉल्स फीलिंग है, वहाँ पे रियल में नहीं है लेकिन हमें लग रहा है। सीधे हमें लग रहा है तो क्या, अगर हमें लग रहा है तो है, हाँ, तो हमें लग रहा है कि है तो फिर वो है, हमारे हिसाब से तो है भाई, क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो सूडो फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो सिस्टम होता है जहाँ ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर बस में बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो सबका अपना अपना फ्रेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिवाइड करना चाहते हैं दो टाइप का। एक को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है। ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड जिस सरफेस पे हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, सब ग्राउंड है ना। तो ग्राउंड फ्रेम का एक अजम्पशन हमारे पास है, क्या अर्थ का जो सरफेस है वो ग्राउंड है, यस। क्या वो रुका हुआ है, ये चल रहा है, अर्थ घूम रही है, देखा जाए तो वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। लेकिन अजम्पशन, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन हैपनिंग ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, और वो भी फाइनाइट स्पीड से, मतलब जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट उससे बहुत कम स्पीड से। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन हैपनिंग ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, है ना। इसको न्यूटोनियन स्पीड कहते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की स्पीड तो बहुत खतरनाक है ना। न्यूटोनियन वेलोसिटी, न्यूटन साहब मतलब क्लासिकल फिजिक्स होती है और आइंस्टाइन साहब की मॉडर्न फिजिक्स होती है, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन हैपनिंग ऑन और नियर द सरफेस वी अज्यूम द अर्थ टू बी एट रेस्ट। अर्थ को हम रुका मानते हैं, उसका सरफेस रुका हुआ मानते हैं, और ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द अर्थ सरफेस, यानी ग्राउंड को हम एक फ्रेम माने तो उस फ्रेम को हम लोग ग्राउंड फ्रेम कहेंगे। और डेफिनेटली ग्राउंड फ्रेम रुका हुआ फ्रेम है बाई अजम्पशन। हम बहुत हाइट पे चले जाएं, मून पे जाके देखें अर्थ को, तो जाहिर से फिर अर्थ का सरफेस तो घूम रहा होगा, यस। तो for all types of motion happening near or on the surface we assume the earth to be at rest। अर्थ के सरफेस को हम ग्राउंड कहते हैं, उसको रुका हुआ मान रहे, वो हमारा ग्राउंड फ्रेम है। अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये दिखलाना पड़ रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो फिर अर्थ के सरफेस को ग्राउंड फ्रेम कहने में दिक्कत आएगी। फिर हम बोलेंगे भाई वो ग्राउंड फ्रेम नहीं है ना, बोलो ग्राउंड ही है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम का जो इमेज हमारे जहन में है वो ये है कि रुका हुआ। ठीक है, फिर हम उसके लिए कुछ और वर्ड यूज करेंगे। ठीक, दैट इज ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी आदमी जमीन पे खड़ा है ना, पहले बताया था मैंने आपको रिलेटिव मोशन में कि ग्राउंड ऑब्जर्वर वो होता है जो जमीन पे खड़ा हो, बैठा हो। अब छत पे खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो जमीन से ही जो है छत जुड़ी हुई है, तो उसमें कोई रिलेटिव मोशन तो है नहीं। हाँ, लेकिन बस में चल रहा है, पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, वो अलग ऑब्जर्वर बन जाएगा। उसका फ्रेम अब ग्राउंड का फ्रेम नहीं है, वो तो एक नया ऑब्जर्वर है। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? इसको हम लोग अनएक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। एनी फ्रेम या ऑब्जर्वर, फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर होता है। एनी फ्रेम या ऑब्जर्वर विच इज आइदर एट रेस्ट आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to ground frame, with respect to ground is an inertial frame। तो
एनी फ्रेम विच इज आइदर एट रेस्ट यानी वेलोसिटी 0 और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मिला के मतलब क्या हुआ कि वो फ्रेम, वो ऑब्जर्वर, वो बस, वो जो भी जिसमें भी ऑब्जर्वर है वो अनएक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड नहीं है। तो ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, यानी जो ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में होगा जो इनर्शियल फ्रेम है, जो या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वही ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख सकता है। अगर हमारा ऑब्जर्वर किसी एक्सिलरेटेड फ्रेम में होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वो ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन जो है लिखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम या इट इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड फ्रेम। एनी फ्रेम or observer which is accelerated with respect to ground, ग्राउंड से ही बात करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रेम को देखेंगे, ऑब्जर्वर को देखेंगे कि भैया तुम एक्सेलरेटेड हो क्या, तुम एक्सेलरेटेड व्हीकल में चल रहे हो क्या, तो तुम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो भैया, तुम लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, कुछ इनडायरेक्ट काम है इसमें, जुगाड़ है वो। एनी फ्रेम or observer which is accelerated with respect to ground is called non-inertial frame. Newton's laws of motion are not directly valid in non-inertial frame. ठीक है ना। जैसे हम सेकंड क्लास के टिकट लेके फर्स्ट एसी में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे हमको डायरेक्टली इजाज़त नहीं है। हाँ, उसमें फिर पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो वही जो पेनाल्टी है कि जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकता, तो फिर उसे वो भी चाहेगा कि मैं भी लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखूं, तो उसे एक पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी और वो पेनाल्टी है सूडो फोर्स। यानी कि जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा वो जब किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लिखने की बात करेगा तो उसे क्या महसूस होगा, कुछ महसूस होगा, उसे महसूस होगा कि बॉडी पे लगने वाले बाकी जितने रियल फोर्सेस हैं, एमजी है, नॉर्मल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो भी है रियल फोर्सेस के अलावा उसे लगेगा कि बॉडी पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है, उसे लगेगा कि बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। और जब वो सूडो फोर्स को उसमें शामिल कर लेगा तो अब वो अपने रेस्पेक्ट में, अपने फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लिखेगा और लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख सकता है। ये है पूरी कहानी। तो सूडो फोर्स की डेफिनेशन से पहले आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ध्यान समझ लेना। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे होंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो किसी एक्सिलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर चाहे बस के अंदर जो एक्सिलरेटेड है। अगर लिफ्ट, बस या जिसके अंदर भी वो बैठा हुआ, साइकिल में है, कैसे भी, अगर वो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो फिर वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर कोई आदमी ग्राउंड पे है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी आएगा जब ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, एक्सिलरेटेड फ्रेम में होगा। प्लीज सी द डेफिनेशन ऑफ सूडो फोर्स। तो देखिए सूडो फोर्स की डेफिनेशन, when an observer is in a non-inertial frame and he or she observes an object, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का क्या मतलब होता है यार, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसकी इक्वेशन लिखना। when an observer is in a non-inertial frame,
accelerated frame and he or she observes an object, यानी उसका free body diagram बनाता है, then apart from the real forces acting on the body, present on the body, then apart from the real forces acting on the body, an extra force appears to be acting on the body to him. An extra force appears to be acting on the body with respect to him. उसे लगता है कि बॉडी पे इन रियल फोर्सेस के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स भी काम कर रहा है. इसी एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग यहाँ पे सूडो फोर्स कहते हैं, क्योंकि सिर्फ उसे लग रहा है. और उसे लग रहा है तो भाई बोलेगा भाई मुझे लग रहा है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दिखलाना ही पड़ेगा, है ना. जब मुझे लग रहा कि है तो मुझे दिखलाना पड़ेगा उसे. यस, तो उसकी फीलिंग अपने हिसाब से सही है ना. जबकि रियल में वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जो रियल वर्ड फोर्स होते हैं वो हमारा नॉर्मल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, तो ऐसा वो कोई फोर्स नहीं है. लेकिन उसको महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इन फोर्सेस के अलावा. सूडो फोर्स की जो वैल्यू है वो बाय डेफिनेशन ये है, Fp उसका नाम है सूडो फोर्स का, माइनस m इंटू ए, है ना. ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, बराबर है में, ये सूडो फोर्स की वैल्यू है, माइनस m इंटू ए. अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है माइनस, एक है m और एक है a. तो सबसे पहले m इज द मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखा जा रहा है. ए एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है, उस फ्रेम का है जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है. लिफ्ट में है तो लिफ्ट का है, बस में है तो बस का है. तो ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रेम. एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जिसकी इक्वेशन लिख रहा है. बॉडी कहाँ है पता नहीं, अब एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है वो नहीं पता अभी. ये एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं है, ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है, जिस फ्रेम में बैठा हुआ उस फ्रेम का. ट्रेन में है, कार में है, लिफ्ट में है, ठीक है ना. और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या, अभी तो बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगेंगे तब ना उसका एक्सेलरेशन आएगा. अभी तो बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तो उनमें से एक है जो एक्स्ट्रा वाला है अभी, और बाकी फोर्सेस सब मिला के उसका नेट एक्सेलरेशन बनेगा. और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये एक्स्ट्रा फोर्स भी उसमें शामिल हो जाएगा. माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है, देखो इसका मैग्नीट्यूड, माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन शो करता है वेक्टर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड तो m इंटू ए के बराबर हो गया है. और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो सूडो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है ना, तो माइनस साइन ए के साथ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि जो सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट. जो सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट. यस, माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. और ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. और अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी गिवन बॉडी का इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में. समझ गए, चीज़ों को मिला के समझो, इंटरमिक्स कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, और जब वो किसी भी बॉडी को देखेगा बॉडी कहाँ है, बॉडी कहीं पे भी हो. मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी कहीं पे भी हो तो मुझे उस बॉडी पे लगने वाले सभी रियल फोर्सेस, नॉर्मल, टेंशन, वेट के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स भी काम करता हुआ महसूस होगा. ठीक है, और जब मैं इस फोर्स को उसमें शामिल कर दूंगा तो फिर मैं लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख लूँगा, लेकिन मैं जो इक्वेशन लिखूँगा वो मेरे रेस्पेक्ट में लिखूँगा. तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा बाद में, क्या आएगा पता नहीं क्या आएगा, ए डैश विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेटेड है ए से. ये ए एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है, उस बॉडी का नहीं है. By considering the pseudo force on free body diagram, the non-inertial observer can also write the laws of motion equations. ए बराबर है में सारे फोर्सेस है ना, और नया एक्सेलरेशन आएगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में. आगे बात समझ में, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से. देखिए,
हमने जो अपरेंट वेट वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसी को मैं दोबारा लेता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ अपरेंट वेट वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल से काम अपना चला लेंगे। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। अब ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। तो ये ब्लॉक जिसका मास m है, जो वेइंग मशीन पे रखी है, चाहे डायरेक्टली रखी है, जब ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ब्लॉक भी एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी इक्वेशन क्या लिखेगा, उसके रेस्पेक्ट में कोई इक्विलिब्रियम में थोड़ी है, तो लिखेगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। यस, n बराबर एम जी प्लस एम ए। भाई ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड, ऊपर का फोर्स बड़ा है और नीचे का फोर्स छोटा है। n की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसको रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन आप कह सकते हो। नहीं, अब अगर जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है वो भी क्या, मैं भी लिखूंगा इसकी इक्वेशन, जबकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो वो जब लिखेगा इसकी इक्वेशन तो ये बोलेगा ये तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो जब इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये अगर सूडो फोर्स का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्टली बोले भी मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है और इसमें दो फोर्स काम कर रहे होंगे, एक mg और एक नॉर्मल, और मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो ये फोर्सेस तो उसके रेस्पेक्ट में बैलेंस करेंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में वो क्या लिखेगा, n बराबर mg। n क्या, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। क्या रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, दो ऑब्जर्वर देखेंगे, एक ग्राउंड से और एक लिफ्ट के अंदर से, तो क्या उसकी रीडिंग अलग अलग आएगी? रीडिंग तो अलग अलग नहीं आएगी यार। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन तो एक चीज़ है, नॉर्मल एक रियल फोर्स है, उसकी वैल्यू है ना नहीं बदलेगी। रियल फोर्स डजंट चेंज विथ फ्रेम, रियल फोर्स चेंज नहीं होगा। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, टेंशन, नॉर्मल, वो रियल फोर्स है। तो ये जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ये डायरेक्टली अगर लिखता है इक्वेशन तो n बराबर एम जी आएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रीडिंग आ रही है वो एम जी प्लस एम ए आ रही है और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एम जी आ रही है। एक ही मशीन की, एक ही वेइंग मशीन की दो रीडिंग होगी एक ही टाइम पर? नो, इसमें से कोई एक गलत है। कौन गलत है? डेफिनेटली ऑब्जर्वर नंबर 2 गलत है। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इट कांट बी डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। एक ही मशीन की एक ही रीडिंग होगी भाई। रीडिंग वो नॉर्मल है और नॉर्मल रियल फोर्स है, और रियल फोर्स की वैल्यू जो है ना अलग अलग जगह से देखने से नहीं बदल जाएगी। समझ गया ना? आप डिस्प्ले लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है ना, चाहे लिफ्ट के अंदर लगा दो, बाहर भी लगा दो। जैसे आप टिकट पे जाते हो, विंडो पे टिकट बनवाने, तो डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले तो एक ही दिखलाएगा। हु इज रॉन्ग? डेफिनेटली जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है और वो डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन नहीं लिख सकता, वैलिड नहीं है। ऑब्जर्वर नंबर 2 इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट डायरेक्टली वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनडायरेक्टली वैलिड है, और इनडायरेक्टली क्या है कि उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि उस बॉडी पे रियल फोर्सेस के अलावा एक सूडो फोर्स भी काम कर रहा है। But as the observer 2 is in non-inertial frame, he or she will experience, yes, will feel an extra force, pseudo force। और pseudo force की वैल्यू मैंने आपको बता दी, माइनस एम ए। एम बॉडी का मास होगा, ए एक्सेलरेशन फ्रेम का होगा। तो फ्रेम कौन सा भैया? लिफ्ट फ्रेम है। ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो सूडो फोर्स होगा वो हमारे लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट काम करेगा, यानी नीचे काम करेगा। तो पहले से कौन कौन से फोर्स मौजूद है? नॉर्मल रहना चाहिए, mg काम कर रहा नीचे, और ये एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करेगा, सूडो फोर्स ma। अब इसको माइनस ma लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर था और सूडो फोर्स नीचे काम कर रहा, तो माइनस साइन हो गया। अब उसको दोबारा माइनस करने से क्या फायदा भाई? माइनस का मतलब था अपोजिट, तो हमने अपोजिट शो कर दिया। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है डेफिनेटली, और अब इसकी इक्वेशन लिखेगा इक्विलिब्रियम की। ऊपर होगा नॉर्मल, नीचे होगा mg और साथ में आएगा सूडो फोर्स ma, mg प्लस ma, n बराबर mg प्लस ma। अब जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने लिखा था फ्री बॉडी डायग्राम, और उससे जो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन आई थी, और जो अब
ये ऑब्जर्वर जो अंदर है वो लिख रहा है सूडो फोर्स की पेनल्टी भरने के बाद दोनों की रीडिंग सेम है और सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि एक ही वेइंग मशीन की रीडिंग है ना ग्राउंड से देखने पे और लिफ्ट के अंदर देखने से अलग अलग नहीं आएगी। नाउ द रीडिंग इज सेम विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब हो गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर भी ऑब्जर्वर अगर है तो वो भी लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिख सकता है और उसको रियल फोर्सेस के अलावा एक सूडो फोर्स का एहसास होगा कि उसमें एक सूडो फोर्स और लग रहा है, उसे खुद महसूस होगा, ठीक है ना। और उस महसूस और एहसास को हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिनको हम सूडो फोर्स की हेल्प से समझाएंगे। तो ये सूडो फोर्स की कहानी देख लीजिए ज़रा ध्यान से। देखिए ये हम दो इलस्ट्रेशन जो हैं सूडो फोर्स की हेल्प से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलस्ट्रेशंस ऑफ सूडो फोर्स इन आवर डेली लाइफ। इन एग्जाम्पल को हम लोग इनर्शिया की वजह से भी समझा चुके हैं और हम इसको सूडो फोर्स की हेल्प से भी समझा सकते हैं। बस के अंदर या आप किसी के साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हो, बस का एग्जाम्पल ले लो। आप अगर मान लो बस में खड़े हो, कई बार जगह नहीं मिलती बैठने की तो आदमी खड़ा रहता है, फिर वहाँ पे ऊपर हैंडल वगैरह प्रोवाइड किया था, उसको पकड़ने का हिसाब रहता है। मान लो आपने जो है ध्यान नहीं दिया और बड़े स्मार्टली जो है आप हैंडल वगैरह जो लगा हुआ है जो ना वो आपने उसको नहीं पकड़ा और ड्राइवर साहब ने गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया। क्या होगा आपका? आप अपने ऊपर खुद को देखो, बॉडी को छोड़ो। या अगर आपका बैग नीचे जो है मान लीजिए कि फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा है तो आप तो कड़ा पकड़ के खड़े हो जाओ, है ना, हैंडल पकड़ खड़े हो जाओ, लेकिन इस बैग का क्या होगा? वो बैग आपको दिखाई देगा कि ऐसे सड़क के पीछे चला जाता है। तो ये सड़क के बैग पीछे गया किसके रेस्पेक्ट में? बस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बस के रेस्पेक्ट में उस पर लग गया पीछे की तरफ सूडो फोर्स। आप भी अगर बॉडी बन जाओ तो आपके ऊपर भी सूडो फोर्स लग जाएगा ठीक है। और इसको इनर्शिया की वजह से ये समझा जाता है कि बैग तो इनर्शिया की वजह से वहीं रहना चाहता है, लेकिन बस आगे बढ़ गई और बैग वहीं रह गया, तो बस आगे बढ़ गई, बैग वहीं रह गया, तो एक्चुअली बस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बैग पीछे चला गया। तो इनर्शिया समझा दो, रिलेटिव समझा दो, सूडो फोर्स समझा दो। समझ में आ रही बात? इसी तरीके का ये एग्जाम्पल है। ये ट्रॉली है, सामान ढोने की ट्रॉली होती है। मान लो कि उसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है और यहाँ पे हमने कोई सामान फ्रिक्शनलेस, एक इमेजिनेशन है ना, फ्रिक्शनलेस हम इमेजिन नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन मौजूद होता है। तो फ्रिक्शन लेस है या बहुत कम फ्रिक्शन है, बिल्कुल स्मूथ बना दिया गया है ना, मतलब बर्फ़ है बिल्कुल, आइस और चिकनी जो ना स्मूथ हो जाती है। तो अब ये रखा गया है और ये पीछे से भी बंद नहीं है ना, इसको बंद करने का हिसाब था कि बंद कर दिया जाए, लेकिन वो बंद भी नहीं है, खुला हुआ पीछे से। अब जैसे ही आप एक्सीलरेट करोगे क्या होगा? आप इसके अंदर बैठे हो, आप ज़रा सा इस बॉक्स को ऑब्जर्व करो। आप इसके अंदर बैठ जाओ, ड्राइवर के बगल में जगह होती है ना, उस पर बैठ जाओ। आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करो, क्या देखोगे? ये ब्लॉक आपके रेस्पेक्ट में किधर जाएगा? इस पे सूडो फोर्स किधर काम करेगा? डेफिनेटली इस पे सूडो फोर्स पीछे काम करेगा। और अगर आपने इसको बांध के नहीं रखा है तो ये पीछे जाके गिर जाएगा। वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही रहना चाहता है, इनर्शिया, लेकिन सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो सूडो फोर्स पीछे काम करेगा। समझ में आ रही बात? और वो पीछे जाके गिर जाएगा। कितने टाइम में गिर जाएगा वो सब कैलकुलेट कर लेंगे। सूडो फोर्स से एक्सेलेरेशन आ जाएगा। mg नीचे काम कर रहा है, नॉर्मल ऊपर काम कर रहा है, वो तो कैंसिल ही हो गया, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जो फोर्स है वो सूडो फोर्स ही है, खाली अकेला सूडो फोर्स है, उससे एक्सेलेरेशन आ जाएगा ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तीन सवाल करते हैं सूडो फोर्स के ऊपर। ये एक एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज में है। हम एक्सरसाइज 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, और उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं ये वाला करता हूँ जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2 है मेरे ख्याल से, देखिए। A pendulum with a bob of mass 2 kg
is hanging from the ceiling of a trolley as shown in figure. The trolley is uniformly accelerating with an acceleration a. और हम ये देख रहे हैं कि जब ये ट्रॉली जो है एक्सेलरेट कराई जा रही है तो ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल में ना हो करके वो लेफ्ट की तरफ चला गया है और वहाँ पे जाके वो रुका हुआ है। वो अब रेस्ट में है। रेस्ट में है किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ क्यों चला गया है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो तो वहीं रहना चाह रहा है, ट्रॉली आगे बढ़ गई। और अगर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सूडो फोर्स पीछे उस पर काम किया है और अब वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो अगर हम इस बॉब का पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ट्रॉली के रेस्पेक्ट में और वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर फोर्सेस क्या करने चाहिए? बैलेंस करने चाहिए। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये है डायग्राम इसका। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि ये ट्रॉली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रही है। यहाँ पे अगर कोई पेंडुलम सस्पेंडेड है तो सूडो फोर्स की वजह से उस पर पीछे की तरफ फोर्स काम करेगा और वो पेंडुलम यहाँ पहुंच जाएगा। अब यहाँ पहुंच के थीटा एंगल पर वो इक्विलिब्रियम में आ गया। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रॉली तो लगातार चल रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरा सिस्टम जा रहा है, लेकिन ट्रॉली के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर है तो अब वो पेंडुलम एक पोजीशन पे जाके रुक गया है। ठीक है ना? तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है तो मैं एंगल थीटा निकालता हूं। तो अब देखो कि इस बॉब पे, पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा काम करेगा? mg। ठीक है, दूसरा फोर्स कौन सा है? ये है सूडो फोर्स। माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन राइट वर्ड है तो सूडो फोर्स लेफ्ट वर्ड है। और तीसरा फोर्स है ये टेंशन। अब ये हॉरिजॉन्टल में है क्योंकि ट्रॉली हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर रही है, mg वर्टिकल में है और ये टेंशन एक एंगल पर है। तो अब डायरेक्टली कैसे फोर्सेस को कैंसिल करें, क्योंकि बॉब तो रेस्ट में है तो डायरेक्टली तीन फोर्सेस को कैंसिल नहीं किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, जगह है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी ट्रॉली, ये बॉब की वर्टिकल पोजीशन है। जब लिफ्ट एक्सेलरेट की जाएगी बॉब इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस पे ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया है। इस पे पहला फोर्स काम करेगा mg, और उसके बाद मैंने सूडो फोर्स को बता दिया। लिफ्ट कार जो एक्सेलरेट करे राइट वर्ड, सूडो फोर्स काम करेगा पीछे की तरफ। m मास बॉडी का है, ma, और टेंशन काम करेगा इधर। यह एंगल थीटा है। हम डायरेक्टली तीन फोर्सेस को बैलेंस नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, ये ऑलरेडी वर्टिकल है, तो हम इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लेंगे। ये थीटा है, ये थीटा होगा। हम इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लेंगे। ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। t के बदले में दो आ गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। t का ये कंपोनेंट cos थीटा और t का ये कंपोनेंट sin थीटा। अब 3 के बजाय 4 हो गए ना, अब 4 हैं तो बराबर का मामला हो गया। तो ये t sin थीटा राइट वर्ड और ma लेफ्ट वर्ड, तो t sin थीटा विल बी इक्वल टू ma। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये सूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है। और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। आपको t नहीं पता, ये पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। यहाँ से a बराबर आ जाएगा g tan थीटा। अब अपना क्वेश्चन आप देखो, ये उसका थ्योरी पार्ट हो गई। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? 32। बोलो, a बराबर g tan थीटा, ये हमने ड्राइव कर लिया।
A pendulum with a bob of mass 2 kg is hanging from the ceiling of a trolley as shown in figure. The trolley is uniformly accelerating. बताओ भी, तो थीटा दिया है वो 37, आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो साइज पता है a बराबर g, g की वैल्यू कितना ले लें 10, और 10 थीटा, थीटा इज 37, 10 37 होता है 3/4। तो आपका जवाब हो गया कितना, समझ गए, 7.5। 7.5 आपका एक्सेलरेशन है 7.5, करेक्ट ना? यस, ये देख लीजिए। तो सूडो फोर्स, ये जो पेंडुलम है वो रेस्ट में आ जाएगा ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा। तो हम इसकी इक्वेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं लिख रहे हैं। और वापस चलता हूँ वो एग्जाम्पल जो हमने वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल भी उसी तरीके का है, सूडो फोर्स से इसको हम सॉल्व करेंगे। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept on a wedge of mass capital M as shown. What is wedge? wedge जो है ट्रायंगुलर ब्लॉक को हम लोग wedge कहते हैं। ट्रायंगुलर ब्लॉक को हम लोग wedge कहते हैं। उसका एक फेस इंक्लाइंड होता है और दूसरा फेस फ्लैट है, जो स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे भी। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज केप्ट ऑन ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम एज शोन। अच्छा देखो, अगर मैं इस वेज को मैं अपने हाथ से पकड़ के रख लूँ तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। समझ में आ गई बात, स्लाइड कर जाएगा। जाहिर से तो एम जी साइन थीटा नीचे काम कर जाएगा। मैं इसको रोक कर रख दूँ, इसको रोक दूंगा तो ये वेज क्या, तो सिंपली इंक्लाइन प्लेन बन गया। इंक्लाइन प्लेन और वेज में क्या फ़र्क है, इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वेज जो है वो मूवेबल होता है। तो अगर मैं इसको रोक दूं हाथ से तो ये एक इंक्लाइन प्लेन बन गया, और इंक्लाइन प्लेन पे जाहिर से तो मैंने बताया था आपको नीचे की तरफ चला जाएगा वो। तो ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, विथ व्हाट एक्सेलरेशन द वेज शुड बी मूव्ड, विथ व्हाट एक्सेलरेशन द वेज शुड बी मूव्ड। एक्सेलरेशन को शो कर दिया है कि राइट वर्ड एक्सेलरेट कराओ वेज को। With what acceleration the wedge should be moved so that the block does not slip over the wedge. आप इस वेज को एक्सेलरेट कराओ राइट वर्ड, तो ये कह रहे हैं कि फिर ये जो ब्लॉक आप मास स्मॉल में वो स्लिप नहीं करेगा नीचे या ऊपर। ऐसा रखो ना, नीचे स्लिप करे ना ऊपर। तो भाई इसके नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी थी, किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से। लेकिन आप जब इसको एक्सेलरेट कराओगे तो वेज के रेस्पेक्ट में वो स्लिप नहीं करेगा, वेज के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा। तो इसका मतलब होगा कि वेज के रेस्पेक्ट में इस पे पीछे की तरफ कोई फोर्स लगे ताकि वो नीचे जाने की जो टेंडेंसी उसको खत्म किया जाए और ये ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाए। तो वेज के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में आ जाए। With what acceleration the wedge should be moved so that the block does not slip over the wedge, यानी it remains stationary with respect to wedge। तो आप क्या करोगे, आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे वेज के रेस्पेक्ट में, और वेज के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहेगा। वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा और तभी रहेगा जब आप इस वेज को एक्सेलरेट कराओगे। और जब आप वेज को एक्सेलरेट कराओगे तो एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये पूरा सिस्टम चलेगा। लेकिन हम इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखना चाहेंगे वेज के रेस्पेक्ट में, और वेज खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। तो वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पे लगने वाले रियल फोर्सेस के अलावा एक सूडो फोर्स काम करेगा। किधर, वेज एक्सेलरेटेड राइट वर्ड है तो सूडो फोर्स काम करेगा पीछे। यही सूडो फोर्स ही तो इसे संभालेगा जो ये अदरवाइज नीचे चला जाता। तो हम लोग इस ब्लॉक का, हम चाहें तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वेज के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में, तो रेस्ट में क्या होता है, फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। राइट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू वेज। मैं आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी लिख के दिखला दूंगा, लेकिन अभी बार वक्त हम लिख रहे हैं वेज के रेस्पेक्ट में। और वेज ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है, वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के बारे में बताया गया कि वो रेस्ट में है। तो इस पे वेज के रेस्पेक्ट में जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो पहले इस पे रियल फोर्सेस शो करो, वो कौन सा है, एम जी। चलो सूडो फोर्स किधर काम करेगा, पीछे, क्योंकि वेज एक्सेलरेटेड है आगे, और नॉर्मल काम करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर।
फिर से बता दिया जाए कि वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, और अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस क्या करनी चाहिए, बैलेंस। सिर्फ फ़र्क है कि जो वेज है वो एक्सेलरेटेड है तो उसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स भी काम करेगा पीछे, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन है आगे। तो वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो एक mg है, एक ma है, ma हॉरिजॉन्टल है, mg वर्टिकल है, n किसी एंगल पर है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। मैं n के दो कंपोनेंट कर लूँ, n cos थीटा ऊपर की तरफ, n sin थीटा राइट वर्ड, जस्ट लाइक टेंशन के जैसे किए थे। अब n के बदले में दो टुकड़े हो गए उसके, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, n sin थीटा विल बैलेंस ma, और वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस हर तरफ बैलेंस करेंगे। तो एक डायरेक्शन में कैंसिल करना आसान है ना, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल, दे आर इक्वल। तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड करो, यहाँ से n अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, यहाँ से फिर से आ जाएगा tan थीटा बराबर a बाई जी, a इज इक्वल टू जी tan थीटा, a इज इक्वल टू जी tan थीटा। ठीक है, तो ये एक पॉपुलर डिस्कशन है, इसमें 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे, अगर मैं मेंशन कर दूं तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल कितना है इस बार, जब इंक्लाइन प्लेन पे, आपको याद होगा जब इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक स्लाइड कर दे, इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड होता है, पे स्लाइड कर रहा था तो आपने कहा था कि mg के दो कंपोनेंट कर लो, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये हो गया नॉर्मल। और आपने कहा था कि नॉर्मल जो है mg cos थीटा से बैलेंस होगा और mg sin थीटा उसे नीचे लेके जाएगा। तब n बराबर mg cos थीटा था, वो इंक्लाइन प्लेन पे था, इंक्लाइन प्लेन फिक्स था। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करो तो यहाँ पे मामला डिफरेंट है, यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, और n cos थीटा बैलेंस हो रहा है किससे, mg से। तो यहाँ से n बराबर क्या आएगा, mg अपान cos थीटा। तो चीज़ें रटी हुई हर जगह काम नहीं करेंगी। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो इट इज़ नॉट mg cos थीटा, इट इज़ mg अपान cos थीटा। ठीक है ना, क्योंकि वेज मूवेबल है, वेज एक्सेलेरेट कर रहा है। अगला इसमें पॉइंट है, चलो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, अगली क्लास में समझाता हूँ, अभी यहीं तक रहने दो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा कम रहने देते हैं, रिवाइज करिए, और जितना सिलेबस हो गया ऑपरेंड वेट वाले क्वेश्चन कीजिए आप, और सूडो फोर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी है नहीं, एक आध एग्जाम्पल में और कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।